नमस्कार प्रिय दर्शकों, 18 मई 2025 ये बहुत खास तारीख रहने वाली है, क्योंकि 18 मई 2025 को राहु देव शाम के 7:35 पे अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वर्तमान में राहु देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर ये 18 मई तक विराजमान है। किंतु 18 मई को जैसे ही ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो शनि की कुंभ राशि में आ जाएंगे, और कुंभ राशि में राहु का फल काफी लाभदायक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को एक मायावी ग्रह माना जाता है। इस संसार में जितना भी काला जादू है, टोना टोटका, ये लोग तांत्रिक लोग होते हैं जो मूठ करतूत वगैरह करते हैं, जितने भी भूत प्रेत जिन्न हैं, इनका अधिपति राहु को ही माना जाता है। और ज्योतिष शास्त्र में राहु सबसे प्रबल ग्रह है। कहते हैं कि जिसको राहु तारे तो उसको कौन मारे, और जिसको राहु मारे तो उसको कौन तारे। यानी राहु एक ऐसा ग्रह है, यदि किसी भी व्यक्ति को वो करोड़पति बनाना चाहे तो रातों रात उसको करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है, और यदि किसी को मिट्टी में मिलाना चाहे तो कितने भी बड़ा करोड़पति, कितना भी बड़ा पावरफुल हो, उसको रातों रात फुटपाथ पे लाने की क्षमता जिस ग्रह के अंदर है वो है राहु ग्रह। ज्योतिष शास्त्र में राहु एक ऐसा ग्रह है जो ग्रहों का राजा सूर्य देव के ऊपर भी ग्रहण लगा सकता है। तो सोचो कितनी पावर है राहु के पास में। राहु का फल तीसरे भाव और छठे भाव और 11वां भाव, यानी कि जो त्रिसराय भाव होते हैं, इनमें काफी लाभदायक माना जाता है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए राहु का ये गोचर कैसा रहने वाला है। वर्तमान में यानी कि 18 मई तक राहु इनके 12वें भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, किंतु ये जैसे ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो इनके 12वें भाव से निकल के और इनके लाभ भाव में यानी कि एकादश भाव में गोचर करेंगे, और राहु एक ही राशि में करीब 18 मई तक 18 महीने विराजमान रहते हैं। इसलिए मेष राशि वालों के लिए एकादश भाव में राहु का ये गोचर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। 2025 यदि हम लाभ की दृष्टि से देखें तो मेष राशि वालों के लिए कोई खास नहीं रहने वाला है, क्योंकि 29 मार्च 2025 से इस राशि पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो गया, और शनि इनके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और शनि का 12वें भाव में संचार काफी शुभ नहीं माना जाता, किंतु ऐसे खराब समय में राहु इनको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। राहु इनके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि ये आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। राहु और केतु ये दोनों ज्योतिष शास्त्र में ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा वक्री चलते हैं, यानी कि ये पीछे की तरफ चलते हैं। अभी 12वीं राशि में है तो फिर 11वीं में जाएंगे, फिर 10वीं में जाएंगे। बाकी के जितने ग्रह हैं वो सब आगे की तरफ चलते हैं। अभी 12वीं में है तो फिर 1 में जाएंगे, फिर 2 में जाएंगे, फिर 3 में जाएंगे। इसलिए राहु और केतु हमेशा पीछे की तरफ चलते हैं। इसीलिए ये अब मीन राशि में है, तो जैसे ही ये गोचर करेंगे तो मीन से पिछली राशि यानी कि कुंभ राशि में और मेष राशि वालों के 11वें भाव में आ जाएंगे। राहु यदि वो पॉजिटिव पोजीशन में आपकी कुंडली में या आपकी राशि में है तो पॉजिटिव इमेजिनेशन आपको बहुत होगी। यदि वे नेगेटिव पोजीशन में है तो आपकी कुंडली में आपके विचार नेगेटिव साइड की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। राहु और केतु की इन दोनों ग्रहों की अपनी कोई राशि नहीं है, इनको छाया ग्रह माना जाता है,
किंतु ये जिस राशि में बैठते हैं या तो उस राशि के अनुसार फल देते हैं, या फिर जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं उस ग्रह के अनुसार अपना फल उस जातक पर देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि इनके साथ में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर अच्छा है तो आपको निश्चित रूप से अच्छे लाभ मिलेंगे, और यदि ग्रह खराब है तो आपको रिजल्ट भी खराब मिलेंगे। ऐसे ही राशि के अनुसार है। शनि की दो राशियां हैं जो आपके यानी कि मेष राशि वालों के एकादश भाव में और दसम भाव में, यानी कि मकर और कुंभ दोनों राशियां हैं। तो राहु आपके एकादश भाव में बैठ करके और शनि की दोनों राशियों का रिजल्ट देंगे, यानी कि आपको दसम भाव का भी परिणाम देखने को मिलेगा, तो आपको 11वें भाव का भी परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी स्वयं की कोई ही राशि नहीं है। मेष राशि वालों के लिए 2025 जैसे कि हमने बताया कोई खास नहीं रहने वाला है। कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन है जो कम अवधि के लिए है, वो आपके लिए कुछ लाभदायक सिद्ध हो सकता है। किंतु शनि और राहु केतु तो आपके पक्ष में है, किंतु शनि 7.5 लगाकर आपके पक्ष में नहीं है। लेकिन एक चीज है जो आपके लिए बहुत खास है, बहुत पॉजिटिव होने वाली है, और वो यही है राहु का गोचर। मेष राशि में राहु आपके कुंभ राशि यानी कि 11वें भाव में अपना गोचर करेंगे, जो आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होने वाला है। 11वां भाव आपके प्रमोशन का है, जहाँ से हम हमारे प्रमोशन को देखते हैं। तो यदि आपका प्रमोशन काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा था, नहीं मिल पा रहा था, अड़चनें आ रही थी, अनेकों प्रकार की समस्याएं आ रही थी, तो वो इस गोचर काल के दौरान आपको निश्चित रूप से आपका प्रमोशन मिलेगा। राहु आपके लिए आय के नए नए साधन पैदा करेंगे, जिनको आपको चूज करना है कि कौन से क्षेत्र से मुझे विशेष लाभ मिलेगा। राहु के गोचर के दौरान आपकी आय में वृद्धि तो निश्चित रूप से होगी। हो सकता है आपका वेतन भी बढ़ जाए, आपके भत्ते भी बढ़ जाए। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े व्यक्ति हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, या कुछ काम ऐसे होते हैं जो इलीगल होते हैं, यदि उनको करते हैं तो ऐसे कामों को राहु आपके एकादश भाव में बैठा करके निश्चित रूप से आपको लाभ कराएगा। जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा काफी दिनों से रुकी हुई थी, चाह रहे थे कि समाज में मेरा नाम हो, मुझे यश मिले, कुछ मेरा सम्मान हो, तो इस राहु गोचर के दौरान आपको वो रुकी हुई प्रतिष्ठा मिलने वाली है। आय के वृद्धि के लिए आपके काफी रास्ते तरह तरह के खुलेंगे, जिसको आप स्वयं को पसंद करना है कि किस क्षेत्र से मुझे अधिक लाभ मिले। 11वें भाव में राहु अपनी पंचम दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे, जहाँ पर ऑलरेडी बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं। राहु के गोचर के बाद आप काफी डिटर्मिनेशन बढ़ेगी आपकी। राहु 11वें भाव में बैठकर अपनी नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, और गुरु भी आपके तीसरे भाव से अपनी पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को ही देखेंगे। और एक पापी ग्रह और एक शुभ ग्रह, यानी कि एक नेगेटिव प्लैनेट और एक पॉजिटिव प्लैनेट, जब भी किसी एक भाव को कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो उस भाव से संबंधित फल हमें काफ़ी लाभदायक मिलते हैं। जो लोग पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे थे, उनके लिए ये स्थिति काफ़ी लाभदायक रहने वाली है, क्योंकि गुरु और राहु यानी कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव प्लैनेट एक ही राशि को एक्टिवेट करेंगे, तो आपको डेफिनेटली उस भाव से संबंधित जितने भी कारक वो आपको काफ़ी लाभदायक मिलेंगे। केतु आपके पंचम भाव में संचार करेंगे, जब राहु आपके एकादश भाव में करेंगे, तो जिनके घर संतान होने वाली है, जो प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रहे हैं,
या जिनकी प्लानिंग है आगे प्रेगनेंसी करने की, उनको बहुत केयरफुल रहना होगा इस गोचर के दौरान, क्योंकि आपके पंचम भाव में केतु गोचर करेंगे। वैसे केतु को संतान वृद्धि कारक माना जाता है, किंतु पंचम भाव में ये काफ़ी लाभदायक नहीं रहेंगे। जितने भी मेष राशि के जातक हैं उनको पंचम भाव से संबंधित फल आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, एजुकेशन या प्रेगनेंसी जैसे, क्योंकि पंचम में केतु आ गए और बृहस्पति आपके तीसरे भाव में है और शनि आपके पंचम से अष्टम यानी कि मेष राशि के 12वें भाव में चल रहे हैं। इसलिए आपको पंचम भाव से संबंधित फलों में काफ़ी समस्याएं हो सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी वाला जो मैटर है वो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। भाग्य भाव पर आपके 2 पाप ग्रहों का प्रभाव यानी कि 12वें भाव से शनि की दशम दृष्टि है और पंचम भाव से केतु की पंचम दृष्टि है। दो मेलाफिक प्लैनेटों की आपके भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपके पहले के मुकाबले एफर्ट काफ़ी बढ़ जाएंगे, किंतु उनका रिजल्ट है वो आपको कम देखने को मिलेगा, जिससे आपका मन थोड़ा व्यथित होगा। फिर भी 7.5 के बैलेंस को करने के लिए राहु का ये गोचर आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम मेष राशि के जातकों के विषय में है जो राहु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 18 मई 2025 को। तो इनके लिए कैसा रहने वाला है, कुल मिला के राहु आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाले हैं। और यदि कुछ जातक ऐसे हैं जिनको राहु से संबंधित परेशानी आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको दूध में जौ धो करके और बहते पानी में बहाने हैं 43 दिन तक। आपको जो ऐसे होते हैं जिनको स्किन की प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों की आपको काफ़ी मदद करनी चाहिए। बुजुर्गों की आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए। और यदि आप नॉन वेज या शराब का सेवन करते हैं तो आपको वो छोड़ देना चाहिए। कब? इस गोचर काल के दौरान। यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो आपकी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको एक सात्विक बना के रखना है। जब राहु का आपके ऊपर गोचर चले तो राहु आपके लिए काफ़ी बेनिफिट देने वाले हैं, नो डाउट। ये गोचर आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस विषय में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और जिन जातकों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।